फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स फॉर यूपी कैडेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि आपका यूपी कैडेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हमने कुछ न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन दिया है, 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्या है न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हैं, तो उनको भी देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को जरूर करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया गया था, तो उसको जाके अवश्य देखिए। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पैसों लोग पास पहुँच सके। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा है आपकी स्क्रीन पर। विद्युत मोटर में उसके प्रारंभ के उपरांत मोटर की गति के सामान्य हो जाने पर इसमें प्रवाहित धारा प्रारंभ धारा। अब इसका कहने का मतलब है कि जो प्रवाहित धारा होती है तो प्रारंभ धारा से क्या होती है, के लगभग बराबर होती है, के ठीक बराबर होती है, से अधिक होती है, से कम होती है। आफ्टर इट्स स्टार्टिंग इज एन इलेक्ट्रिक मोटर व्हेन द स्पीड ऑफ द मोटर बिकम्स नॉर्मल द करंट फ्लोइंग इन इट द स्टार्टिंग करंट। तो भाई क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल, मोर देन, इज लेस देन। तो भाई क्या होती है, राइट आंसर की बात किया है। यहाँ पे जो प्रारंभिक धारा होती है, प्रारंभ धारा से क्या होती है, कम होती है, इज लेस देन। नेक्स्ट वन, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग, द वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे सेकेंड की अगर बात की जाए राइट आंसर की तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रकाश के वेग की तुलना में जो रेडियो तरंगों का वेग होता है वो कैसा होता है, एक समान होता है। यानी वेलोसिटी ऑफ द रेडियो वेव्स कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम। नेक्स्ट वन, वर्ड का संबंध कलर रिलेशनशिप। तो वर्ड के संबंध के बारे में बात की जा रही है, यानी कलर का जो रिलेशनशिप होता है वो किसके साथ होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी के साथ, इज फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति से है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द स्प्रिंग बैक टू इट्स नॉर्मल लेंथ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल, एक्रीडिशन फोर्स। नेक्स्ट वन, 2 किग्राम तथा 4 किग्राम के 2 पिंड क्रमशः ए और बी हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से ए पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। तो भाई क्या होगा, धरातल पर बी से पहले पहुंचेगा ए, धरातल पर ए से पहले पहुंचेगा बी, ए और बी दोनों एक साथ पहुंचेंगे। पृथ्वी पर इनमें से कोई नहीं। 2 bodies of the 2 kg and 4 kg are A and B respectively. These bodies are dropped simultaneously from a height of 100 meter. तो अब will reach the group before B, ground before B. आप यहाँ पे B will reach the ground before A. Both A and B reach the earth together. None of these. तो यहाँ पे आप देखिए कितनी भी ऊंचाई से छोड़ो, अगर आपके पिंड के यहाँ पे उससे नहीं मायने होता है कि उसका जो वजन कैसा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उनके ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, इक्वल लगता है। यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा क्या होगा, इक्वल लगेगा। इसलिए क्या होगा, वो दोनों ए और बी जो है दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगे। यानी यहाँ से अगर बिल्डिंग से छोड़ा गया या ऊपर से अगर छोड़ा गया तो भाई ऊपर से जब दोनों को गिराया जाएगा, यानी एक आपका 2 kg का पत्थर है, एक आपका जो है यहाँ से दूसरा जो है 4 kg का। इन दोनों को जब यहाँ पे नीचे गिराया जाएगा तो क्या होगा कि दोनों पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इक्वल लगेगा, यानी समान लगेगा। इस वजह से दोनों क्या होंगे, एक साथ ही जो है पृथ्वी पर पहुँचेंगे, अर्थ पर आपका टच होंगे, पहुँचेंगे। यहाँ पे कौन सा, बोथ ए एंड बी विल रीच द अर्थ टुगेदर, यानी एक साथ। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। A man jumped from a semi boat at the speed of 5। क्वेश्चन आपको पुराना वाला भाई तो लग रहा है ना, क्वेश्चन आपका ये पुराना वाला लग रहा है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। जिसका आंसर आपको क्या मिला था, 10 गुना जिसका आंसर आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं यहाँ पे क्या होंगे कि एक क्वेश्चन को बढ़ा लिया जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे एक ऑप्शन दूसरे के लगे हैं जबकि आपका क्वेश्चन वही वाला है। तो इसका आंसर क्या था? 10 था। नेक्स्ट में एक पढ़ा लिया जाएगा। 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊंचाई 125 जूल है तो कण का द्रव्यमान होगा 5 मीटर पर सेकंड द हाइट ऑफ द पार्टिकल मूविंग एट द रेट ऑफ 125 जूल्स इज देन द मास ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो द्रव्यमान क्या होगा? कण के द्रव्यमान की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कैसे, देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला कौन सा लगा, देखिए एनर्जी की बात की जा रही है। एनर्जी आपको दे रखा है, ये आपका कौन सा है? 8 नंबर है, 8, ठीक है। अब देखिए गतिशील एक कण की ऊंचाई 125 जूल है और यहाँ पे जो है कण का द्रव्यमान देखिए 5 मीटर पर दर से यहाँ पे है, तो इसको आप हाफ mv² का फार्मूला लगा लोगे। हाफ mv का फार्मूला लगा लो क्योंकि ई आपका दे रखा है। ई आपका कितना दे रखा है? 125। ओके, अब यहाँ पे जो है क्या है कि ये आपका ऊंचाई नहीं ऊर्जा रहेगा यहाँ पे, देखिए ऊर्जा यहाँ पे रहेगा, एनर्जी रहेगा। इस मूविंग दी पार्टिकल ऑफ दी हाइट नहीं, यहाँ पे आपका एनर्जी रहेगा, एनर्जी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी आपका 125 आपका दे रखा है, हाफ को वैसे रहने दो। मास आपको फाइंड आउट करना है, वी आपका यहाँ पे 5 दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 125 इक्वल टू आपका हाफ m, और ये आपका कितना होगा? 25 से 125 कटेगा तो कितना? 5 टाइम्स हो जाएगा। हाफ यहाँ पे जो 2 है इसका मल्टीपल 5 करेंगे तो क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 क्या होगा? वो kg होगा, 10 kg, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 बल्बों की मासिक खपत होगी। व्हाट विल बी द मंथली कंजप्शन ऑफ 10 लैम्प्स ऑफ 100 वाट फॉर 8 आवर्स a डे। इसका कंजम्पशन क्या होगा? 8 का मल्टीपल किया, 100 का मल्टीपल किया, 10 का मल्टीपल किया, और यहाँ पे किसका मल्टीपल करना है? प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। देखिए मासिक खपत, मासिक खपत की मतलब क्या है कि 30 महीने आपको लिया जाएगा और यहाँ पे 1000 का हम गुणा कर देंगे नीचे से। ओके, 3 जीरो है, 1 2 3 है, 3 जीरो यहाँ पे काट लिए तो आपके पास क्या बचा? 8 और 30, यानी आपका 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है इन अ ड्राई सेल द एनर्जी स्टोर्ड इज। तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो होती है रासायनिक ऊर्जा, यानी केमिकल एनर्जी की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? If a sphere is rolled, what will be the ratio of its rotational energy to its total kinetic energy? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात जो होगा कितना होगा? 2 और 7 का, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट वन, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग two dissimilar masses have the same kinetic energy, then the impulse of the greater mass is। तो 11 के अगर राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो दो समान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान तब अधिक द्रव्यमान का आवेग कैसा होगा? वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा, यानी आपका विल बी मोर। नेक्स्ट वन कह रहा है कि एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? अ बॉय ड्रॉप्स अ स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टीप हिल विच रीच द ग्राउंड लेवल इन 8 सेकेंड, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल। देखिए यहाँ पे आपका अगर बात करें यस, तो तय की गई दूरी इसकी बात की जाएगी। इसको क्या कहेंगे? तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तय की गई दूरी, यस की अगर बात करेंगे। टी यहाँ पे क्या है? वो समय अंतराल है, समय अंतराल है। अगर यहाँ पे जी की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो यहाँ पे जी अब यहाँ पे आपका यस इक्वल टू हाफ GT² हो जाएगा इसका फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको हाफ यस आपको फाइंड आउट करना है। जी की आपकी जो वैल्यू होती है क्या होती है 9.8 होती है। टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 9.8। टी की जो यहाँ पे वैल्यू है कितनी 8 सेकंड दे रखी है, तो हाफ T² यानी 64 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है डायरेक्टली जो है मल्टीपल करेंगे, तो आप जैसे ही इसको काटेंगे तो ये आपका 32 दूनी 64। अब इसका आपको 8 दूनी 16, देखिए 6 सभी में दे रखा है। 8 दूनी 16 है, 9 त्रिक 27, 27 1 28, जिसमें 8 आपका लास्ट में होना चाहिए और ज़्यादा आएगा भाई। देखिए यहाँ पे आपका 9.8 और 32 है, तो आपका 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19 हुआ। उसके बाद 8 त्रिक 24, 9 4 13, जिसमें 3 देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। ओके 9 4 13 यहाँ पे हुआ। देखिए 8 त्रिक 24 और 9 त्रिक 27, 27 और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट में क्या आ जाएगा 6 आया, 9 4 13, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे जो है 1, ये आपका 10 और ये आपका यहाँ पे 2 आएगा तो 31 हो जाएगा। 31.6 ये आपका कौन सा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। 31.6 हो जाएगा। देखिए 9 4 13 है और 29 1 30 इधर हो गया और एक आपका यहाँ पे 31 हो गया, यानी आपका कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 313.6 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट वन, किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। इफ द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाई 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो आप इसको जो है मैथ वाले फार्मूले से भी लगा सकते हैं। जो मैथ का फार्मूला आपने बार बार देखा है, जैसे उसमें आपका होता है 2a प्लस का आपका a² अपॉन में 100, तो इसी पे आप रखिए 2a की जगह पे आपका क्या है 20 है, प्लस आपका यहाँ पे a का स्क्वायर करना यानी 20 का स्क्वायर देना अपॉन में 100। ये हुआ आपका 40 प्लस में आपका 400 अपॉन में 100। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 प्लस का देखिए 0 से 0 कट गया प्लस 4, यानी आपका क्या होगा 44% आपका क्या होगा इंक्रीजिंग होगी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन है पिंड का भार शून्य नहीं होगा, द मास ऑफ द बॉडी विल नॉट बी 0। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी पिंड का भार शून्य नहीं होगा, कहाँ पर नहीं होगा तो किसी भी घर्षणहीन सतह पर, यानी ऑन द फ्रैक्शनलेस सरफेस पर। किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाई 20% एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाई व्हाट % इट्स प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे आप इसको भी फार्मूले पे लगा सकते हैं, मैथ वाले फार्मूले से इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 20% लेस हो रहा है तो 100 से यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्टली ना लिख के हम एक बार थोड़ा से 20 लेस हो रहा है तो 100 से आपको 20 लेस कर देना। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 100 का मल्टीपल, क्योंकि आपको परसेंटेज में यहाँ पे बचा 80 और यहाँ पे आपका 100, बीचों का 80 और इस 4 से आप इसको डिवाइड करो कितना आएगा 25% आएगा। यानी कितने यहाँ पे कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा तो 25% यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। अ बॉडी ऑफ 10 kg इज एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर above the ground, what is its potential energy। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो एनर्जी सीधे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला आपका लगेगा क्या लगेगा mgh। यहाँ पे आपका जो मॉस है वो कितना दे रखा है 10 दे रखा है। जी की जो वैल्यू क्या है 9.8 है, 9.8 है। हाइट कितनी 10 आपको दे रखी है। बस आपको क्या करना है इसी का मल्टीपल, इस 10 का मल्टीपल करेंगे तो 98 होगा, इस 10 का मल्टीपल करेंगे कितना हो गया 980 और कितना क्या लगेगा जूल इसके पीछे लग जाएगा, यानी 980 यानी बी। नेक्स्ट वन है उत्प्लावी बल निर्भर करता है, द बायो एंड फोर्स डिपेंड्स ऑन। देखिए उत्प्लावन बल की बात की जाए जो तरल का वह जो है उत्प्लावन बल जितना अधिक होगा, ठीक है, तरल पर जो है उत्प्लावन बल जितना अधिक होगा उसका क्या होगा उत्प्लावन बल उतना ही अधिक आपका होगा। इस चीज़ का ध्यान इसको कीजिए थोड़ा सा कीजिए। जैसे तरल का अगर घनत्व जो है अधिक होगा तो उसका क्या होगा उत्प्लावन बल जो है उतना ही अधिक होगा।
अगर तरल का जो है यहाँ पर अगर कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो भी आपका कम होगा। तरल का अगर घनत्व कम है तो उसका जो यहाँ पे क्या रहेगा, उत्प्लावन बल होगा, वो भी आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे अधिक है तो उत्प्लावन बल भी अधिक होगा, तो उसमें क्या होगी, वस्तु आपकी तैरने लगेगी। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर इसमें होने वाला है, तो विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर उत्प्लावन बल जो निर्भर किस पर करता है, विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, ओनली एट द डेंसिटी ऑफ द स्टेबलिश्ड लिक्विड। इसको लिख लीजिएगा कि तरल का घनत्व जितना अधिक होगा, तरल का घनत्व जितना अधिक होगा उसका उत्प्लावन बल उतना अधिक होगा, उतना अधिक होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, प्रक्षेप्य का पथ होता है, द पथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। तो कैसा होता है, पैराबोला होता है यानी परवलय होता है। नेक्स्ट वन, 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टता समान हो। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट एंड 500 वाट बल्ब इफ द वोल्टेज आर द सेम। देखिए यहाँ पे प्रतिरोध की बात की जा रही है, रेजिस्टेंस पर, इस पर फोकस कीजिए। आपका यहाँ पे होता क्या है कि रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में होता क्या है कि कम वाट के जो बल्ब होते हैं उनके प्रतिरोध क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इस पर ध्यान देखिए कि जिनका जो है वाट जिनका मिनिमम होगा उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्स होगा। यानी अगर कम वाट का बल्ब है तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध जो है अधिक होगा, यानी रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, मैक्स होगा, प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। अगर यहाँ पे अधिक वाट है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, प्रतिरोध कम। इसका कहने का मतलब है कि अगर जो है मिनिमम आपका वाट रहेगा, यानी आपका मान लीजिए 10 वाट का बल्ब है और एक जो है आपका 15 वाट का बल्ब है, तो इनमें अगर आपसे पूछा जाएगा भाई किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो प्रतिरोध इसका अधिक हो जाएगा, इसका अधिक होगा, इसका यानी मैक्स हो जाएगा। और अगर मिनिमम किसका है तो आपका मिनिमम किसका हो जाएगा, 15 वाले का कम हो जाएगा, यानी इसका जो है मिनिमम होगा, इसका लेस होगा। तो यहाँ पे आपको इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे जो आपको प्रतिरोध निकालना होता है, जिसको क्या है कि जो छोटा वाला है उसको पीछे लिखना है, जो बड़ा वाला है उसको आगे लिखना है। तो यहाँ पे रेशियो पूछा जा रहा है, तो रेशियो पूछा गया है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा आपको जिसका देखिए जिसका अधिक है उसको आगे लिखो, जिसका कम है उसको आपको क्या करना है, पीछे लिख देना, 100 वाट वाला। इन दोनों को काटा तो हमारे पास क्या है, 5 और 1 का रेशियो यहाँ पे आ गया, बस यही है। यानी जो 500 वाट वाला बल्ब है उसका क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा, जो 100 वाट वाला बल्ब है उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जलपृष्ठ पर धीरे धीरे से डूबती जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है, यह घटना का उदाहरण है। A Vaseline coated needle is slowly dipped on the water surface in the horizontally position. It appears to be floating. This incident is an example of। तो भाई ये किसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे बात की जाएगी अगर राइट आंसर की तो किसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सुई यहाँ पे डूब रही है तो वो किसके कारण हो रही है, पृष्ठीय तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट वन, 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी में तैरती है, इस विस्थापित पानी का भार होगा। अ बोट फ्लोटिंग 200 kg बोट्स इन वाटर, द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जितने केजी के है उस भार की एक नाव है तो विस्थापित पानी का जो भार होगा कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, 200 kg ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 200 kg ही हो जाएगा। और किसके कारण, या आर्किमिडीज सिद्धांत की बात यहाँ पे की जा रही है, ध्यान रखिएगा आर्किमिडीज थ्योरी की बात की जा रही है। जब एक घनी बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र बढ़ जाता है। व्हेन अ क्यूबिक आइस ब्लॉक disintegrates into 10 smaller cubes, its surface area increases। तो उसकी जो सरफेस एरिया होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जो है आपका क्या होगी, वो बिल इंक्रीज, यानी बिल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, यानी बढ़ा होगा, उसका जो
तल क्षेत्र होगा कैसा होगा, बढ़ा होगा। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है, द यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द परसिस्टेंस। तो दृढ़ता गुणांक के मात्रक की बात की जाए तो आपको मात्रक जो है उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि इसका जो मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या सही है। नेक्स्ट वन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द हीट थ्रू मॉलिक्यूलर कंपोजिशन कॉल्ड। तो उसे क्या करके बोला जाएगा, 24 वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे कन्वेक्शन कहा जाएगा, संवहन कहा जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट वन, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ हीट रेडिएशन। तो ऊष्मा विकिरणों की जो गति होती है कैसी होती है, प्रकाश के बराबर होती है, इक्वल टू लाइट। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। तो आपके भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे फिजिक्स के 25 आपकी कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं लोगों को पास पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फनी विदासी सर, थैंक यू।